अब देखो थोड़ी सी पुरानी बात एक बार करते हैं। बोर ने दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, वही एक बार तुम्हें दोबारा बता दूं अगर मैं तुम्हें, फिर उसी में हाइपोथेटिकल मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, सुन लो एक बार बात। बोर ने क्या बात बोली थी, पहली इंपॉर्टेंट बात की, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या होता है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इसने क्या बोला था कि इस पे जो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसने पहली बात तो ये बोली थी कि F1 और F2 क्या रहे होंगे, बराबर। बताओ क्या ये बात याद है सभी को, ऐसे कुछ बोला था इसने। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर फोर्स होता था, मतलब सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो वो होता था के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, एम वी स्क्वायर बाय आर। याद है सभी को? अच्छा F2 फोर्स कौन सा होता है, इस फोर्स का नाम क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक इसने बात बोली थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसने क्या बोला था, किसके बराबर होगा, एन मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये बोला था इसने। तो इसने दो इक्वेशन दी थी, ठीक है, क्या कहानी बताई थी इसने, दो। कहता इसी में जब चेंज करेगा, फिर इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या क्या निकाला गया था, रेडियस निकाला गया, वेलोसिटी निकाली गई, टोटल एनर्जी, बहुत सारी चीजें निकाली थी। अब कहता है यहां पे क्या करेगा, इसमें हाइपोथेटिकल एटम दे देगा। क्या देगा इसमें, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम देगा, हाइड्रोजन जैसा ही ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और फिर कुछ चीजें अपने से डिराइव करा सकते हैं ना। देखो जब भी हाइपोथेटिकल एटम देगा ना, तो पता है क्या चेंज कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज कर देगा। तुम्हें याद है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय, या माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमारे पास फिक्स है यही पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो चेंज कर दे तो फिर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी क्या। तो यहाँ पे क्या करता है, पहली चीज बोलता है कि क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देगा। इसको लिखते हैं यू इज फंक्शन ऑफ आर, ऐसे समझते हो तुम, ऐसा लिखा हो तो। कभी ऐसा नहीं देखा तुमने, एफ ऑफ एक्स सुना है सर, मतलब f किसका फंक्शन है, x का, मतलब आगे x कुछ रहा होगा उसमें। जैसे u ऑफ r का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। अब लास्ट क्लास में हमने एक बात बोली थी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें तो फोर्स आ जाता है क्या, u पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई भी एक फंक्शन बोल दिया। अब वो k q1 q2 बाय r नहीं होगा, कुछ भी दे सकता है उसका जो मन करे। कोई भी वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का नया सा फंक्शन बना के दे देगा, कह रहा आपसे पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हें पता है वो नहीं है, ये वाली याद से। तो वो अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो लास्ट क्लास में हमने एक बात करी थी, अगर हमने लिखा था कि फोर्स निकालना हो तो क्या करते थे, ऐसा लिखा था क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो ना, तो वो क्या दे देता है अपने को, फोर्स। और हमने देखा भी था माइनस के जेड ई बाय, मतलब माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आर स्क्वायर हो गया था क्या, तो मतलब वो फोर्स दे दिया था। कौन सा फोर्स आ गया था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन सा फोर्स आ गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से जो एफ की वैल्यू लेके आओगे ना, ये कौन सा फोर्स होगा, इट इज, क्लियर है बात। तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन करेगा चेंज, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या चीज आ जाएगी अपने पास, फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बोर ने क्या बात बोली थी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब पहली इक्वेशन कैसे बना लेंगे, एफ इज इक्वल टू, ये चेंज नहीं होगा, ये एम वी स्क्वायर बाय आर रहेगा ना। क्या पहली इक्वेशन बन गई क्या, जैसे हमने पहली इक्वेशन की यही बनाई थी, F1 इज इक्वल टू क्या करा था, F2। वहां पे हमने वो जो F1 था वो कैसे निकाले, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके। और दूसरा mv स्क्वायर बाय आर चेंज नहीं होगा, तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर। देखो ये वाली जो होती है ना, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये हमेशा वैलिड होगा, इट इज ऑलवेज वैलिड। ये कभी चेंज नहीं करेगा ना, ये कभी भी चेंज करने वाला वो नहीं है। तो सिर्फ चेंज क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। वहां से क्या चीज नहीं आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से दो इक्वेशन कैसे बनेगी, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, और एक इक्वेशन कौन सी होगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके फिर से रेडियस और वेलोसिटी निकाला जा सकता है, फिर से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस और वेलोसिटी। तो ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछता है ना। तो दो क्वेश्चन करेंगे, एक मैं सॉल्व कराऊंगा, एक तुम खुद सॉल्व करोगे। देखो इसको,
है ना, जेई मेन में एसडी का नहीं आएगा तो एडवांस के लिए क्वेश्चन होगा ना, अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। और देखो फिजिक्स में पढ़ लोगे तो फिर वो ज्यादा टफ भी नहीं लगेगी, क्योंकि फिजिक्स में आते ही पता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। वो कर लो तो बताना, फिर चलेंगे आगे। देखिए, चले आगे। बेसिक डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला तो याद है ना, एक्स टू दी पावर एन ओ, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। पढ़ाओ तुम डिफरेंशिएशन, फिर ठीक है। चले आगे। अब देखो क्वेश्चन लिखते रहना साथ साथ में ना। फॉर ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, potential energy P dot E is given by minus of K into E square divided by R cube, where R is the distance between टू पार्टिकल्स, मतलब चार्जेस ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस है। If Bohr model quantization of angular momentum, मतलब एंगुलर मोमेंटम वाली बात ना, is valid, then calculate radius and velocity। है ना, अब हम कोई कांस्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखने वाले, जैसे हम पूरा फॉर्मूला डिराइव करते थे ना, वो अपने को डिराइव करना है किसका, एक तो रेडियस का और एक किसका निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी का। तो इनकी हम बात करते हैं ना। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। अब देखो क्या चीजें गिवन है,
क्या पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज कर दिया, माइनस ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे मैं यू लिख दूं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, यू आर का ही फंक्शन है, या सिर्फ यू लिख दो, क्या आर का फंक्शन, यू क्या चीज है अपना, माइनस ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या चीज है, आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो अगर करें डी यू डिवाइडेड बाय डी आर, ठीक है। अच्छा सिंपल सी एक चीज सुनो, अगर x टू दी पावर -3 हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 3 इंटू में x टू दी पावर -4, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसे r क्यूब है तो r की पावर क्या हो जाएगा, 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा अब ये पूछ लेना अगर किसी को नहीं आता तो मैं दोबारा बता दूंगा, क्या डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या, बता भाई पीछे कर लिया डिफरेंस, सिंपल सा x टू दी पावर n वाला ही फॉर्मूला था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4, एक 3 वाला फैक्टर रह गया ना, 3 टाइम्स, एक 3 रह गया था ना, 3 के ई स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4। क्लियर है बात यहाँ तक, क्योंकि आर टू दी पावर -3 ऊपर जाता तो -3 तो आगे आना था, वही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 बच गया। अब ये देखना क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया क्या अपना, तो एफ की वैल्यू क्या बन गई अपनी, 3 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4। ये कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा पहली इक्वेशन बोर में कैसे बनती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कर दें यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया अपना, 3 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या एक इक्वेशन बन गई क्या, बताओ कोई दिक्कत इसमें, सही है। अच्छा दूसरी इसने बोला कि बोर मॉडल वाला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमने लिखा था हमेशा वैलिड होता है, एम वी आर इज इक्वल टू क्या, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्या दूसरी इक्वेशन होगी क्या, माइनस कहाँ गया इसका, किसका, पोटेंशियल माइनस वाला, डिफरेंशिएशन वाला क्या। अगर कभी ऐसा हो देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -3 हो गया, वो के ई स्क्वायर माइनस वाला तो क्या चीज हो गया, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, बचा क्या, ऐसे बचा ना, r ऊपर गया होगा तो r की पावर -3, क्या x की पावर -3 हो गया। अब अगर मैं dy बाई dx लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो माइनस आगे आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ 3, फिर x टू दी पावर -3 -1 कितना बन गया, -4, क्या -3 डिवाइडेड बाय, ये लिखा जा सकता है क्या। अच्छा अभी देखना, एक माइनस का साइन डिफरेंशिएशन से आया, एक पोटेंशियल एनर्जी में माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर वो -3 आया और वो -1 बार भी था, -3 इंटू -1 कितना हो गया, +3, के ई स्क्वायर था, नीचे क्या हो गया, आर टू दी पावर 4। सिर्फ के ई स्क्वायर का कुछ भी नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा बाहर, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन आर टू दी पावर 3 का ना, तो वो क्या बन जाएगा, -3 अपॉन आर टू दी पावर 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या दो इक्वेशन बन गई क्या। अब इन दो इक्वेशंस का यूज करते हुए क्या सब कुछ निकाला जा सकता है क्या, पहले भी हम ऐसे निकालते थे, दो इक्वेशन बनाते थे और फिर उससे क्या निकालते थे, रेडियस, उससे क्या निकालते थे, वेलोसिटी। किसी को याद है क्या कैसे निकाला करते थे, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, बताओ। सबसे पहले क्या लेते थे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। क्या इन दोनों को स्क्वायर करते हैं क्या, दोनों साइड, कितने बच्चों को ध्यान है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन। कोई दिक्कत इसमें, यहां से काम करते हैं, एक एम इधर छोड़ देते हैं और एक वी स्क्वायर इधर छोड़ देते हैं और सब कुछ नीचे ले जाते हैं, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम इंटू में आर स्क्वायर। चेक करो सही है क्या, क्या ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या इस पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पहले में ऐसे किया करते थे, पहले भी हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे और अगली इक्वेशन में क्या कर देते थे, सब्स्टिट्यूट। अगली स्क्रीन पे चलता हूं, बाद में एक साथ नोट कर लेना, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 है ना। इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड पे क्या, इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, यही था ना, आर टू दी पावर 4, और इस तरफ क्या था दूसरी तरफ, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर की हमने अभी वैल्यू निकाली, क्या निकाली है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, आर स्क्वायर था तो अब आर का क्यूब हो गया होगा, तो एक आर नीचे भी था, एक आर स्क्वायर वहां से आया, टोटल क्या हो गया, आर का क्यूब। अब देखो यहां से कोई चीज कैंसिल होगी क्या,
यार बचा होगा। अब क्या करते हैं, आर ले जाते हैं उधर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी कहानी को ना। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर उधर ले जाओ और सब कुछ इधर ले जाओ, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 12 पाई स्क्वायर एम के इंटू ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ठीक है यही बचा। आर तो यही था, वो उधर ले गए और वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे ले। क्या रेडियस का फॉर्मूला आ गया क्या नया, बताओ भाई। कर सकते हैं सर, कोई टफ सवाल तो नहीं था, सिर्फ कहानी क्या थी, एक चीज डिफरेंशिएट करके नई इक्वेशन बनानी थी, तो हमने पास एक रिलेशन किसका आ गया। क्या पुराने वाला रेडियस याद आ गया तुम्हें, क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब वो वाला फॉर्मूला तो तब वैलिड होता जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे वाली मानता, इसने पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी तो चीजें क्या होगी, होगी चेंज। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा इसको अगर और भी मॉडिफाई करके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था, रेडियस इज, क्या ये बात भी सही है क्या, क्या एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है, नीचे तो था एन स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। अच्छा दूसरी चीज क्या निकालनी है अब अपने को, वेलोसिटीज ने बोला रेडियस भी निकालो और वेलोसिटी भी निकालो। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू क्या लिख दें वापस से, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम इंटू में आर। क्या आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अभी निकाला हमने, तो क्या होगा एन इंटू में एच 2 पाई एम, आर की वैल्यू 12 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, एन क्यूब इंटू में एच क्यूब, एन का क्यूब इंटू में एच का क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 24 पाई का क्या हो जाएगा क्यूब, एम का स्क्वायर, फिर के मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया क्या, क्या हमने सब कुछ ही चेंज कर लिया, रेडियस भी चेंज हो गया, वेलोसिटी भी क्या होगी चेंज, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब भी क्या चेंज करेगा, सिर्फ एक चीज चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या निकल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहली इक्वेशन कैसे आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरी इक्वेशन कैसी आएगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या दो इक्वेशन, फिर आगे सारा कहानी सॉल्व की जा सकती है। रेडियस निकाल लो, रेडियस निकालने के बाद क्या निकाली जा सकती है, वेलोसिटी। अब देखना यहाँ कभी टोटल एनर्जी पे सवाल नहीं पूछेगा, यहाँ कभी टोटल एनर्जी पे सवाल नहीं पूछेगा ना, क्यों ऐसा, क्योंकि टोटल एनर्जी फिर से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल में रिलेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, और अगर बात पूछने भी लग गया ना तो वेलोसिटी निकाल के निकालनी है फिर, तो सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, अब काइनेटिक और पोटेंशियल में कोई रिलेशन तो होगा नहीं, पोटेंशियल तो अपने को डायरेक्ट गिवन ही दे इसके अंदर, वही सीधी रख देंगे, और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और वी में ये वाला फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, पर कभी टोटल एनर्जी पे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा क्या, कि पहले रेडियस भी आया, फिर वेलोसिटी आई, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, जोड़ो सिंप्लीफाई करो, तो इतना लंबा सवाल नहीं पूछता ना। पहले ही अपने अपने अच्छा सवाल हो गया, रेडियस और वेलोसिटी, ये भी लेंथी सवाल हो गया, पूरी डेरिवेशन ही होगी। तो मेन होगा कि ऐसा ही सवाल अपने से पूछने वाला है ना। एक करा दिया, अगला एक खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले इसको नोट करो, स्टेप नहीं स्किप करना कोई ना।
फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज हो गया तो फिर जो अपने को फोर्स पता है K Q1 Q2/r², वो फॉर्मूला तो नहीं वैलिड होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन। तो वो चीजें चेंज हो गई होंगी, तो नया फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करा। भेजी मैंने ग्रुप में। अरे अब तो मैंने मैसेज नहीं करा तो मेरे को, मैं भेज देता। मैं फिर अब सुबह भेजी, याद ही नहीं रहा, क्लास होगी लगातार। देख लो, सिंपल सा बहुत, तेरे नोट्स पढ़ के भी समझ आ जाएंगे चीजें। कल क्या है? हाँ तो कल तो आना ही है, कल क्या खास बात है? कल क्या है? अभी तो 3 4 दिन छुट्टी लेके आए हो। तूने यहाँ तक नोट कर लिया पूरा? लिख लिया? चलो आगे करो। फोर्स कभी नेगेटिव नहीं लेना, इसलिए हमने मोड लिखा था, याद है क्या? अगर कभी नेगेटिव आ रहा हो तो उसका क्या ले लो, मोड ले लो। रिकॉर्डिंग देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेम स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे अपने को ना, फिर से पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज करने का। और वेलोसिटी तक नहीं करते, रेडियस निकल जाएगा तो वेलोसिटी तो निकाल ही लेंगे, रेडियस तक करेंगे ना उसको। और खास बात, ऑप्शंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल, ताकि लगे भी कि कुछ आसान हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। क्या अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर दोगे? देखो, a small particle of
mass m moves in such a way that potential energy is equal to माइनस ऑफ हाफ इंटू एम इंटू में के इंटू आर स्क्वायर, ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है ना। करें अज्यूम बोहर्स मॉडल of quantization of angular momentum is applicable then new radius is directly proportional to n square n root of n none of these। मतलब रेडियस n पे कैसे डिपेंड करेगा ना, सेम तरीके से क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स आ जाएगा m वाले को करना है ना डिफरेंशिएट। हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी करना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा r स्क्वायर ही है, ऊपर ही है, ज्यादा डिफरेंशिएशन में भी परेशानी नहीं होगी। और दे माइनस का साइन हटा देना, फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फोर्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन हटा देना, जब वो नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी का मॉड लिखा था डिफरेंशिएशन का, तो जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड देगा, साइन माइनस का हटा देना, फिर तो मतलब रेडियस नेगेटिव आने लग जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन तो कर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आर स्क्वायर का क्या होगा 2r होगा, 2r होगा, तो से 2 x का 2 हां माइनस डाल दें, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना होता है ना अपने को फोर्स में, du by dr का मैग्नीट्यूड हम क्या लेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो लेना ही ना अपने को। बता भी दिखाइयो कहाँ कर रहा है, पेज पे दिखा रहा है, पेज पे देख आधे दिखा है, गलत पर देख तुम कैसे गलत है। टू टाइम्स ऑफ r n k r m v स्क्वायर बाय r, ये एम वी स्क्वायर बाय आर में क्या किया तुमने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर ऊपर भेज दिया तुमने, तो के एम आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब तुमने सब कुछ सही कर दिया, लास्ट में तुमने आंसर बनाने में गड़बड़ कर दी। इधर यहाँ पे क्या है आर का, यहाँ पे आर उधर जाके आर पावर 4 नहीं हो जाएगा,
तुमको सीधा ये देख दिया, रेडियस इज डायरेक्टली, रेडियस तो यहाँ भी है, r पावर 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ n। समझ गया? सब कुछ सही करा तुम, लास्ट में बस आंसर बनाने में गड़बड़ करी। फॉर्मूला तेरा सही है। क्या रहा फॉर्मूला? फॉर्मूला दिखा। हाँ तो ए कैसे आया फिर? r पावर 4 है ना वो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n टू द पावर 1/2 नहीं हो जाएगा, रूट n। फिर क्या रहा है? फॉर्मूला सभी निकाल पा रहे होंगे ना। अब वो r पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n टू द पावर 1/2 के, मतलब रूट n। तेरा r टू पावर 4 नहीं आ रहा यार? हाँ तो अब सामने देखना एक बार मैं को, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/4 लिख सकते हैं, तो वो 1/2 ही तो हो गया, तो 1/2 का मतलब रूट हो गया। चलो देखो कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए, इसको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख लिया सभी ने? क्या लिखा, -1/2 m(k)r² लिखा होगा। फिर तुमने किया इसको डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएट करने का तरीका सीख लो, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल दो, हाफ m(k) कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -m(k)r हो गया, तो फोर्स क्या होगा इसका, मॉड होगा, तो m इंटू के इंटू आर। एक बार यहां तक बात बताओ, सही है क्या ये? किसी को दिक्कत इसमें? 11 क्या फोर्स सभी का? बता भाई, फोर्स सही है। पहली इक्वेशन क्या बनाते हैं हम, हाँ सी है, कि m के r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या ये पहली इक्वेशन होती है क्या अपनी? अच्छा दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि ये हमेशा वैलिड है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में, ये हमेशा वैलिड है। क्या इस सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो तुमने क्या किया, m² v² r² इज इक्वल टू क्या लिख दिया, n² h² डिवाइडेड बाय में 4 टाइम्स ऑफ π²। बताओ ये लिखा। फिर तुमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, mv² की, mv² की वैल्यू की लिख दी तुमने, n² h² डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 π² m इंटू में r²। इसको तुमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ mv² किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 कर दें सब्स्टिट्यूट, तो m(k)r इज इक्वल टू क्या हो गया, n² h² अपॉन 4 π² m इंटू में r पावर 3 हो गया होगा, एक स्क्वायर था एक r था तो r³। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये r टू दी पावर क्या हो गया, 4 दिख रहा है क्या, ऊपर क्या बचा हुआ है, n² h², नीचे क्या बच गया, 4 π² m का स्क्वायर और k। देखो फॉर्मूला सही है यहाँ तक, तो ये तो पूरा फॉर्मूला आ गया, पर ये पूरा फॉर्मूला थोड़ा ना पूछ रहा अपने से, क्या पूछ रहा है, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यही पूछ रहा है। अब यही लिख दूंगा, थोड़ा सा स्पेस तो बचा ही हुआ है, क्यों नहीं जगह लिखना। यहां से मेरे को पता चल गया r टू द पावर 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, बताओ यहां तक सही है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ n। क्या आंसर में ये पूछना चाहता था अपने से वो, तो क्या आंसर होगा इसका, सी हो जाए, ऑप्शन आ जाएगा, क्या किया जा सकता है ऐसे। तो देना ये इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है ना, कि हाइपोथेटिकल एटम करके पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दे, चेंज कर देना।
हाँ, हाइपोथेटिकल में ये पूछ सकता है ना। अब ऐसा कुछ करते हैं जिसमें तुम कैलकुलेशंस के बारे में सोच पाओ कि आसान कर पाओगे या नहीं, देखते हैं। आप सारे फॉर्मूले तो ध्यान आगे भी, क्या चीज है, रेडियस है। क्यों? तो R4 है, तो R4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। आगे पता क्या कह रहा है, तो इधर अगर 1 कर रहा है तो उधर 1/4 हो रहा होगा पावर में, तो 1/2 बचेगा ना, √n हो जाएगा। ये सभी खुद सॉल्व कर पा जाएंगे क्या, कोई परेशानी इसमें? चले आगे। अब एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कैलकुलेशन वाले भी एक दो सवाल कर लेंगे, जो लेंदी सवाल होते हैं, जो जे एडवांस में पूछते हैं, पर वो कैलकुलेशन बहुत होती है, आसान है, पूरी कभी नहीं करनी होती। जैसे हम पहले भी करते थे कैसे कि ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लेते थे, है ना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a Bohr orbit of helium plus ion is 3.1652 into 10 to the power minus of 34। आगे यूनिट अगली लाइन में लिख रहा हूं ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कह रहे व्हाट इज द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट कौन सा होता था, आर एच, मतलब आर एच की फॉर्म में निकालना ना, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron falls from this level to first excited state। क्वेश्चन नोट कर लिए सभी ने? क्वेश्चन एक बार लिख लो, फिर मैं बताऊँ क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो। और टफ सवाल नहीं है वो, देख के लग रहा है पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। आईआईटी में कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं ना, जे एडवांस में हमेशा होगा, दो तीन चीजें तो लग रही होंगी ना। कह रहा इलेक्ट्रॉन है कहीं हीलियम प्लस आयन में ना, मतलब पहले लिख देते हैं कौन सा आयन है अपना, हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा है, हीलियम। अच्छा किसी भी एक बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, अपना नहीं पता कौन सा है, उसको क्या मान लेते हैं, एन शेल मान लेते हैं। ये कौन सा शेल है, एन, है ना, एन एच शेल, 1 2 3 4 कुछ भी लिख देंगे, एन एच शेल। कह रहे यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे वापिस आ रहे हैं, देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ आर एच ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू क्या, लास्ट क्लास में बात आई थी क्या एक्साइटेड स्टेट की, एन इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कहता अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फोटोन। अच्छा फोटोन की वेव क्या, रेडबर्ग इक्वेशन पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, 1/λ करके, तो वही वेव नंबर होता था। तो वेव नंबर क्या लगेगा, 1/λ इंटू में आर इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, आर एच मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता था, 1 में एन फाइनल का स्क्वायर। एन फाइनल कौन सा है यहाँ पे, 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -1 में, तो क्या एन की वैल्यू पता चल दे तो क्या आंसर आ जाएगा, जेड पता ही है अपने को, चाहिए क्या सिर्फ एन। अच्छा एन सॉल्व कैसे करें, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या उसका एंगुलर मोमेंटम गिवन है क्या अपने को, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका क्या गिवन है अपने को, एंगुलर मोमेंटम कितना गिवन है, 3.165 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH अपॉन में 2 पाई, डायरेक्ट दो, MVR इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू में h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू n इंटू में h की वैल्यू
डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 2, और पाई कितना होता है बताओ, सही लग रहा है? अच्छा, तुक्का मार के बता सकते हो एन की वैल्यू क्या होती होगी, दिमाग वैसे लगा के। मतलब अप्रोक्सीमेट 1/2 हो सकता है, 1/2। एन तो इंटीजर होगा, 1 2 3 4। तुम ये सॉल्व कर सकते हो? क्या करते हो तुम यहाँ पे? सॉल्व क्या, वैसे ही सीधा अंदाजा लगा लो। ये कट गया क्या, कितना आएगा, 3 आ जाएगा क्या? भाई उसको 3 मान लो, उसको 6 मान लो, इसको 3 मान लो। रिमंडती के बाद भाई इसको 3 मान लो, ये मान लो 6, ये 3 2 3 2 6 कैंसिल आउट हो गया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 3। भाई इंटीजर ही अटक के एग्जैक्ट सॉल्व करना है। ये आंसर हमेशा शेल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और एक खास बात, एन की वैल्यू 2 से तो ज्यादा आनी थी। तो इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर पे आता हो तभी तो एमिट करेगा, तो मतलब अगर नीचे वाला 2 है तो ऊपर वाला तो क्या रहा होगा, 2 से ज्यादा ही। तो क्या आंसर हो सकता था, मतलब एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 3 4 5 6। आना तो इंटीजर ही था, तो हमने सीधा तुक्का मार लिया, एन की वैल्यू कितनी आ गई। लो एन 3 आते ही तो क्या ही बचा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? 3 से 2 प्यारा है, निकाल दो वेव नंबर। क्या होगा, RH। जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हीलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 1/4 -1/9 कितना बन गया भैया, 5/9 बन गया क्या? तो आंसर क्या आ गया, 5R/9। 5 टाइम्स ऑफ RH डिवाइडेड बाय। अब वेवलेंथ नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा था, वेव नंबर ही। तो वेव नंबर आ गया, 1/λ तो होता है वेव नंबर, आंसर आ गया। क्या सिर्फ क्वेश्चन समझने की देर थी, कैलकुलेशन तो ज्यादा टफ नहीं थी। वो है ना, सॉल्व करने बैठ जाते, टाइम वेस्ट कर लेते। पर ये तो पता चल सकता था ना, एन हमेशा होना क्या है, इंटीजर। तो अगर इंटीजर होना फिर क्यों एग्जैक्ट सॉल्व करना है, करो अप्रोक्सीमेट आंसर ले आओ। ठीक है, नोट करो इसको। नोट कर लो तो बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, वहां पे भी देखते हैं कैसे चीजों को आसान किया जाए। देख लिया मुझे, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अरे हाइड्रोजन लाइक आयन मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन जैसा है, जैसे हीलियम प्लस लिथियम प्लस टू जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन जैसा है, हाइड्रोजन नहीं है ना। लाइक आयन एमिट्स 6 radiations of different wavelength when electron makes transition from N2 to N1। तो किसी हायर शेल N2 से कहां पे आ रहा है, लोअर एनर्जी शेल N1 पे ना। हैविंग एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक एनर्जी शेल का किसकी एनर्जी कितनी है, -0.85, और एक की एनर्जी कितनी है, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो जो N1 और N2 शेल है उसमें एक की एनर्जी कितनी है, -0.85, और एक की कितनी है, -0.54। करेक्ट, कैलकुलेट ए पार्ट। वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, मतलब N1 कौन सा शेल है, 1 2 3 4 5 6 कौन सा है ऐसे ना। और बी कह रहे हैं कैलकुलेट एटॉमिक नंबर से, वो जो हाइड्रोजन लाइक आयन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। क्या अटेम्प्ट करना चाहोगे क्या, मतलब क्या कह रहा है, दो शेल है, एक शेल N1 है और एक कौन सा है N2। इलेक्ट्रॉन ऊपर N2 से कहां पे आ रहा है, N1 में। कह रहा है मैक्सिमम कितने रेडिएशन एमिट कर सकता है वो 6। अपन लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, N2 माइनस एन वन इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या फार्मूला हुआ करता था क्या, कितने रेडिएशन, वो कितने बता दिए उसने, 6। कह रहा है जो दोनों शेल की एनर्जी है वो कितनी है, एक की -0.85 और एक की -0.544। कह रहा है N1 N2 बताओ कौन से हैं और एटॉमिक नंबर बताओ। N2 कौन सा, 4। ऐसे कैसे सोचा तुमने, वो हाइड्रोजन की होती है एनर्जी, ये कौन सा है, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन थोड़ा ना है। और एक बात सोच के देखो, तुम्हारे हिसाब से तो एक 4 बनता है, एक क्या बनता, 13, 3 पॉइंट, फिर 1.5, एक 0.85, और 4 और 5 बनता। 5 से 4 आने पे 6 रेडिएशन एमिट हो सकते थे, तो एक ही होता। रेडिएशन कितने हैं यहाँ पे, 6 रेडिएशन भी एमिट कराने। तो अब क्या किया जाए, मारो तो क्या, कुछ तो करो। पहले तो ये चेक करो कि 6 रेडिएशन कब एमिट हो सकते थे। तो फॉर्मूला क्या होता, N2 माइनस एन वन इंटू N2 माइनस एन वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब तुम N2 माइनस एन वन को x मान लो, N2 माइनस एन वन को क्या मान लो, x, और x की सॉल्व कर दो वैल्यू। 5 और तो वो अभी सोच रहा है कि तेरे को लग रहा है ऐसे देख के ही हो जाएगा, देख के नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मेरे को N2 माइनस एन वन की वैल्यू निकाल के बताओ। वो नंबर ऑफ रेडिएशन वाला फॉर्मूला है, उसमें N2 माइनस एन वन को x मान लो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6, जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस एन वन इंटू N2 माइनस एन वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब N2 माइनस एन वन को x मान लो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई होगी, तो x सॉल्व कर लो, क्या आएगा, वो N2 माइनस एन वन रहा होगा। N2 माइनस एन वन निकाल लिया, अब एनर्जी के फॉर्मूले लिखो।
जेड भी तो निकालना ही है, जेड भी तो निकालना है, जेड भी निकालना है और एन वन एन टू भी निकालना है, तीन चीजें निकालनी है। क्या लगता है, मुश्किल लग रहा है? एन टू माइनस एन वन निकालिए, तुमने कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? उसका क्या? हाँ, माइनस तो हो ही नहीं सकता, एन टू की वैल्यू तो ज्यादा रही होगी, हायर है। एन टू माइनस एन वन पॉजिटिव आना चाहिए ना, कितना आ रहा है? 4 और नेगेटिव तो 3 आया, 4 आया है। वो सोल्व करके सही बता, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 होना चाहिए देख, 6 रेडिएशन के लिए तो 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, सही है। एन टू माइनस एन वन 3 आ रहा है, सही है। देखो एक काम करते हैं, देखो तुम्हें लग रहा है ना बड़ा सा ऐसे पता नहीं क्या ही सवाल पूछ लिया, इतनी सारी चीजें तो नहीं पूछनी चाहिए थी, एक ही सवाल में जेड भी पूछ लिया, एन वन भी, एन टू भी, पर है बड़ा आसान सवाल, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब तुम्हें ना कुछ डाटा भी याद आएंगे तुम्हें, अच्छा वो क्यों लिखवाए थे, अब इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे तुमने सीधे रट लिया -3.4, मैंने पता कैसे रटा हुआ, -13.6/4 ये होता है 3.4, -13.6 डिवाइडेड बाय 9 ये होता है 1.51, -13.6/16 कितना होता है 0.85। ये ऐसे लिखवाया था क्या? तो सीधा तो नहीं लिखा होगा मैंने 0.85, ऐसे डिवाइड कर करके लिखा था क्या, है ना? अब उससे इसके देखना कैसे जरूरत पड़ेगी इसकी, सुनो इधर। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रेडिएशंस, क्या फॉर्मूला होता है? n2 माइनस n1 इंटू +1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब यहाँ पे किसके बराबर गिवन है अपने को? 6 के बराबर। तो एक काम करते हैं, n2 माइनस n1 को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, माना जा सकता है। अब जैसे x माना तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, x इंटू में x+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, +4 -3, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, और -4 और क्या रहा होगा, +3, यही बन रहा है। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि n2 माइनस n1 किसके बराबर आ गया। अब देखो ऑब्जेक्टिव सवाल होता ना तो तुम्हारे दो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर सवाल ऑब्जेक्टिव होता है, n1 n2 की वैल्यूज गिवन होती तो देख लेते जिसमें n2 माइनस n1, क्या पता हमारी किस्मत ही बहुत अच्छी होती, एक में n2 माइनस n1 कितना आ रहा होता, 3, क्या आंसर लगा के चल पड़ते आगे, क्या आंसर लगा के आगे चल लेते। पर इतनी अच्छी किस्मत होगी नहीं ना, वो हमेशा चारों ऑप्शन में सोच समझ के बनाएगा और सभी में n2 माइनस n1 3 बन रहा होगा, सभी में n2 माइनस n1 कितना बन रहा होगा, 3। अब ये एक चीज पता चल गई, अब एक काम करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला तो आता है अपने को लिखना, ये n2 शेल है और ये n1 शेल है। अच्छा इसकी एनर्जी कितनी रही होती, -0.544। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या होगा, n2 वाला हायर एनर्जी वाला है, n2 वाला क्या है, लोअर, तो ये n1 की एनर्जी क्या रही होगी, -0.85। बताओ इसमें किसी को दिक्कत, सही है। अच्छा ये एनर्जी इसने बता तो रखी है, क्या होता है फॉर्मूला, -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय क्या होगा, n2 का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय क्या होगा, बताओ सही है। अब देना अगर मैं सीधा डिवाइड करता है n1 n2 में इक्वेशन तो आई थी, पर मेरे को सॉल्व करने में टाइम लगता है 0.85 और 0.544, टाइम लगता है नहीं लगता। मैं इसको पता क्या लिखता, देखना ध्यान से, पहली इक्वेशन जो है ना मैं यहां से बना रहा हूं, -13.6 और डिवाइड किससे कर दूं इसको, 25 से। क्या 0.544 को ये लिखा जा सकता है क्या, बताओ। ये कौन सा हाइड्रोजन में किसकी एनर्जी होती थी, ये 0.544, एन इज टू 5 की होती थी, तो एन इज टू 5 में अपन ऐसे लिखा था -13.6 डिवाइडेड बाय 25, एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या है, -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, सही है। 13.6 से प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो 1/25 इज इक्वल टू Z² डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, सही है। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 2।
अच्छा, अब ये जो इधर वाली इक्वेशन लिखी हुई है 0.85 का मतलब क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं -13.6 डिवाइडेड बाय में 16, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n1 का स्क्वायर। क्या फिर से कैंसिल आउट हो गया? तो 1/16 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर। इसको क्या बोलते थे? इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों को? दोनों को कर दो डिवाइड। क्या करते हैं? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3। क्या बन गया होगा? 2 को 3 से डिवाइड करोगे 16 ऊपर चला जाएगा क्या? 1/25, 1/16, 16/25 हो गया। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये क्या बन गया? n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से क्या n1/n2 पता चल गया क्या? कितना? 4/5। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। क्या n1 n2 में दो इक्वेशन आ गई क्या? एक क्या था? n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 3, और एक क्या आ गया? n1/n2 इज इक्वल टू 4/5। कौन सा ऐसा बहुत तेज मैथ्स वाला बच्चा जो इसको सॉल्व कर देता हो? ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या? बताना एक बार, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू। ये तो कर देते हो यार, ये तो आसान सवाल है। कितना? n1 हाँ 12 और 15 आएगा। n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। और n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। क्या तुम वैसे कभी सोच पाते क्या 12 और 15 की एनर्जी? अब देखो, कोई ऐसा कहता है कि मैं ये वाला नहीं करना चाहता ना, मेरे को ये याद नहीं है, 13.6 क्यों लिखूं? क्या सीधा इन दोनों को डिवाइड कर लेते? सीधा इन दोनों को क्या किया जा सकता था? डिवाइड। क्या 13.6 कैंसिल हो जाता? जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाता? n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। अब इसमें तो फेल करना पड़ता। क्या तुम्हें सॉल्व कर पाते? क्या 0.544 बाय 0.85? या तो तुम ये लिख लेते, किसी का मन करता नहीं है, मैं तो नहीं याद मेरे ये। पेपर में जब लगता है ना कि 4 नंबर लेने हैं, तो हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। n1 का स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर इज 0.544 बाय 0.85। हम इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। पेपर में तो कर सकते थे जब 4 नंबर मिलते होते तो। पर वो कैलकुलेशन आसान कैसे होगी? अब तो बड़ा सिंपल बन गया, 4/5। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को पता था 0.85 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13.6/16। 0.544 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 13.6/25। क्या क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? एक और जेड भी निकालना है क्या? मेरे पास यहाँ ऊपर जगह बढ़ी है, यही लिख दूं क्या? अब एक बात देखो, n1 भी आ गया, n2 भी आ गया। चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे इक्वेशन 3 में रख दो, दोनों से आंसर आ सकता है। किसी में रख देना। लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n1 रख देंगे इन इक्वेशन 3। रखो भी 1/16 इज इक्वल टू क्या होगा? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा क्या? तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 144/16 कितना होता है? 9। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी आंसर आ गया। सवाल तो टफ नहीं था, सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना था, कैलकुलेशन कैसे कर लें। क्या सारी चीजें पड़ी हुई? एनर्जी का फॉर्मूला सभी ने सुना है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। नंबर ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला सभी ने सुना है, n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस 1/2। क्या सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला यूज करें? और तो हमारी स्किल्स थी कि हम कैसे क्वेश्चन को आसान करें ना। ठीक है, नोट करो एक बार पीछे से। ये किसी ने नहीं लिखा तो लिख लो।
ये लिख लिया सभी ने? मैथ फिजिक्स के टेस्ट हो गए क्या तुम्हारे? कल है मैथ्स का, मैथ्स फिजिक्स दोनों? अच्छा मैथ्स के भी छूटे हैं। तुम्हें स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल नहीं लगा? कॉम्प्लेक्स चल तो रहा मैथ में। अच्छा कोऑर्डिनेट्स। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करा। दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर सकता होगा? क्या मुश्किल है? करके बताओ। जब अगली स्क्रीन पर करता हूँ, एक बार नोट कर ले। क्या एक दो मेडिकल स्पेशल क्वेश्चन करवा दिए जाए इसके बाद? मेडिकल स्पेशल, नीट स्पेशल। देखो अभी तुम तो लगेगा ये तो नहीं आने चाहिए पेपर में। नोट कर लिए सभी ने? अगर सॉल्व करके बताऊँ, देखो यार n1/n2 कितना है? 4/5। n1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4/5 टाइम्स ऑफ n2। फॉर्मूला क्या, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये इक्वेशन थी, इसमें n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। सही है। एलसीएम ले 5, ऊपर n2 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा? सेट है। तो एक इसको दोबारा यहाँ पर रख दो। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 12 आ जाएगी। चलो पहले एक दो मेडिकल स्पेशल क्वेश्चन देखो।
बड़े बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं ना नीट में भी। और आजकल नीट और जेईई मेन का लेवल लगभग सेम हो रखा है ना। केमिस्ट्री में इतनी घटिया पूछ रहा है भाई, सीधी याद करने वाली एनसीईआरटी ना। बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। कहाँ गया, कौन से वाले में से करना था? लिखो। What will be the velocity of electron revolving in second Bohr orbit of हाइड्रोजन एटम? तो तुम्हारे लिए छूट भी, ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। सभी यूनिट्स मीटर पर सेकंड में है ना, सभी वेलोसिटी। वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा। पर यार रखना सेकंड बोर ऑर्बिट किसका, हाइड्रोजन का पूछ रहा है। देख लो पेज पलट के करनी है आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या है तो सब सॉल्व करके बताओ फिर। थर्ड आ रहा है। तो अभी मुश्किल सवाल थोड़ा ना है। क्या होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का? 2.18 इंटू 10 to the पावर इंटू जेड बाई एन। क्या सीधा फॉर्मूला होता है? यही तो भटकना है यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू कितनी है? 1 होगी। और कौन से शेल की बात कर रहा है? दूसरे की। कर दो सॉल्व। तो 1.09 बनता इंटू 10 to the पावर 6। 10 मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो कितना बन जाएगा? तो 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसके कितने मिलते हैं? 4। ये नीट का मेडिकल स्पेशल बोला तो। नीट के तो इससे भी घटिया आ रहे हैं, इसके जेई मेन के। इस बार का पेपर देखना, एनसीईआरटी की सीधी लाइनें उठा के दे रहे हैं ना। सॉल्व करवाने वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं ना, तो 5 उसमें चॉइस वाले में ही आ रहे हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी रहेगी केमिस्ट्री में ना, आसान आ रहा है। इस बार उम्मीद है अपना 100% लेंगे केमिस्ट्री में। ये बच्चा है अपने पास अभी, एक सवाल गलत है, 95 नंबर है आशीष। तो थोड़ा नहीं पता। तो अगर वो 99.9 से तो ऊपर पक्की है, किस्मत हुई तो क्या पता 100 भी आ जाए अपने। देख लिया क्या? चलो एक और। अब ये ना चाहे कॉपी में मत नोट करना ना, करने का मन है क्या तो कॉपी को देखेगा क्या ये क्या सवाल है तो मत लिखो चाहे। कह रहे इन बोर ऑर्बिट एन एच अपॉन 2 पाई इंडिकेट्स ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी और ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। है ना। चलो मेरे को तो देखो नोट्स बनाने हैं तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई। और फिर क्या लिखेंगे, एम वी आर क्या चीज होता है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी। ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर की तो करा रहा हूँ।
अब ये थोड़ा सा सोचने वाला सा क्वेश्चन ना है, ये भी बिल्कुल पेन चलाने वाला नहीं है, सीधा सोच के आंसर बता सकते हो तुम। तूने पढ़ रखे ना, बताइए फिर तू। करे स्मॉलेस्ट wavelength occurs for A option Lyman series, B option किस सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिट हो सकती है? पास्चन सीरीज और डी ब्रैकेट सीरीज। बताओ ए लग रहा है सभी को, ऐसा क्यों? सबसे स्मॉलेस्ट, देखो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब होती है? जब एनर्जी डिफरेंस क्या होता है सबसे मैक्सिमम। अच्छा एनर्जी डिफरेंस, हाँ बोले लाइमन नहीं आना चाहिए। देखो इसका सॉल्यूशन के लिए जगह बची है, हमने बस बची है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिखते थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता था? एनर्जी एच सी डिवाइडेड बाय गामा। हमने लिखा था जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे मिनिमम, है ना? लाइमन में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा, क्यों? 13.6 और 0 के बीच में कितना होगा? 13.6। बामर में डिफरेंस तो 3.4 ही आ सकता है मैक्सिमम, क्योंकि बामर में n इक्वल टू 2 पे आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो 2 और इनफिनिटी का डिफरेंस तो कितना है? सिर्फ 3.4। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किसमें आएगा? लाइमन में। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सही लग रहा है क्या? एक और टफ सवाल पूछ लिया जाएगा तुमसे, तुम सभी गलत बताओगे पूरी क्लास, है ना? और वो लिखना भी है। क्या मेरे से पूछ लेना बताओ। अच्छा, लाइमन होता है जहाँ पे n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है ना, और बामर कौन सा होता है? जहाँ पे क्या आता है? n इक्वल टू 2 पे। तो एनर्जी डिफरेंस तो सबसे मैक्सिमम किस में होगा? इनफाइनाइट और 1 में ही हो सकता है। तो वो कौन सी सीरीज होती है? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट क्या आएगी? वेवलेंथ आएगी ना। सभी सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? लाइमन। अब बात करते हैं, इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सारी क्लास गलत करेगी और तुम्हें देखते आंसर चिल्ला के बताओगे, फिर तुम्हें लगे अच्छा गलत हो गया। चले आगे। तरह इन हीलियम प्लस आयन which series lies in visible region? Balmer series, Paschen series, Bracket series, P fund series। बताओ तुम सीधा बामर कितने बच्चे को लग रहा है? सभी को यही याद होता है, सभी को याद क्या रहता है? याद क्या होता है कि बामर सीरीज लाइज इन, पर वो किसके लिए है? हाइड्रोजन। ये कौन सा है? तब तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें? अब तो परेशानी होगी ना। अब कैसे किया जाए इसमें? सब्जेक्टिव तरीके से कर ले। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। देखो अगर एनर्जी डिफरेंस जो हाइड्रोजन में हुआ वही अगर हीलियम में सेम आ जाए एनर्जी डिफरेंस, तो किसमें आ जाए? हीलियम में एनर्जी डिफरेंस सेम, तो क्या वेवलेंथ क्या आएगी? सेम। वेवलेंथ क्या आने वाली है? सेम। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन एटम पकड़ लेते हैं। हाइड्रोजन बताओ विजिबल रीजन कौन सा होता है? जब मान लो इनफाइनाइट से 2 पे आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये विजिबल रीजन होगा क्या? होने वाला है। अच्छा यहाँ एनर्जी क्या होती है इसकी? -3.4। यहाँ पे एनर्जी, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस रहा हुआ है कितना रहा होगा? 3.4। बताओ कोई परेशानी इसमें? अच्छा अगर हीलियम प्लस के अंदर इनफाइनाइट से जिस सीरीज पे आने पे एनर्जी 3.4 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? सेम बन जाएगी, वो वाला वही रीजन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं,
हीलियम प्लस आयन में ध्यान से बताना मेरे को, मैं कुछ चीजें लिखता हूं। इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1। अच्छा, हीलियम में तुम्हें याद है एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा लिखवाया था मैंने, E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो होता है माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन स्क्वायर। अच्छा, पहले की एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, -13.6, तो अब ये कितनी हो जाएगी, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4। सॉल्व करके निकला 54.4 आता होगा। E2 की एनर्जी बताओ क्या आएगी यहाँ पे, जेड स्क्वायर हीलियम का, एन तो 1 ही है, यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगी एनर्जी, N2 की। क्या जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर सेम ही हो जाएगा, तो सिर्फ 13.6 आ जाएगी क्या, बताओ भी सही है क्या। चौथे इसकी तीसरे की एनर्जी बताओ, माइनस ऑफ 13.6 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 9, कितना बन गया, करो सॉल्व कर दो, मान लो ये बताएगा। तुम 54 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, करके बताना। हाँ हाँ, तो कितना 6, वो एग्जैक्ट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। यार पेपर में खुद सॉल्व करना पड़ेगा, रट थोड़ा ना जाओगे तुम, ये सॉल्व नहीं कर सकते यार, कमाल होगी। -13.6 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 9, ये सॉल्व करना है। हाँ जो भी आ जाएगा वो, मैंने बस धक्के सॉल्व कराया, जरूरत नहीं थी उसकी। अब ये 6 आ रहा है मतलब वो आंसर तो नहीं हो सकता ना। अब देखना चौथे की एनर्जी निकालो, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर 4, एन स्क्वायर 16 कटा 13.6 बटे 4 कितना होता है, 3.4, यही बनना था। तो एक बात समझ आई, इनफानाइट से 4 पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो डेल्टा ई कितना बनेगा, मतलब जो हाइड्रोजन में इनफानाइट से 2 पे आने पे वेवलेंथ होती, वो हीलियम में कहां पे होती, इनफानाइट से लेके 4, इनफानाइट से 4 वाला क्या ब्रैकेट सीरीज हो जाता क्या, इनफानाइट से 4 वाला कौन सा सीरीज हो जाता, ब्रैकेट, तो आंसर क्या आ जाता, सही है। कोई दिक्कत इसमें, मतलब यही करना था, एनर्जी डिफरेंस मैच कराना था, जहां पे सेम होता वहां पे क्या होता, वेवलेंथ भी क्या आती सेम, मतलब वो किसने रीजन में लाई करता, विजिबल रीजन में। तो हाइड्रोजन में विजिबल रीजन कौन सा होता है, बामर सीरीज, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पे आए, 2 पे, कहां पे आए 2। और हीलियम में कहां पे होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन कहां पे आए, 4 पे, 4 पे आएगा तो मतलब वो कौन सा हो गया फिर, ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। ये वैसे याद कर लेना चाहिए, आएगा तो सवाल ये आएगा, इससे आगे और नहीं पूछने वाला, इससे आगे ना फिर और शैल ऊपर जाते रहेंगे, तो इतने ना टफ नहीं पूछता अपने से ना। तो ये 1 साल पेपर में आया हुआ सवाल है, मतलब ऐसे केवीपीआई में, पता नहीं किसी और पेपर में ना, जेई मेन में नहीं आया वो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमने, करें तुमने कितने करें, दिखाइए एक बार। हाँ दिखा तो दे कितने करें, जितने दिए सारे कर दिए।